हाय एवरीवन, मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अश्विन क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 11 अप्रैल से एसएससी सीजीएल प्री 2021 के प्री के एग्ज़ाम्स शेड्यूल हैं। इन एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कैसे कर सकें, इसके लिए हम लंबे समय से आपको इंग्लिश और मैथ्स के मॉक्स प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपको एसएससी सीजीएल प्री 2020 में आए हुए इंग्लिश के 21 सेट्स डिस्कस करा दिए हैं। साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 2020 में आए हुए इंग्लिश के 36 सेट्स भी डिस्कस करा दिए हैं। अब हम इसी कड़ी में क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल 2019 में जो टोटल में 18 शिफ्ट हुई थी, जो टोटल में 18 सेट्स आए थे, इनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं अब हम उनका डिस्कशन कर रहे हैं। इस कड़ी का ये दूसरा लेक्चर है। आज की क्लास में हम शिफ्ट नंबर 3 और शिफ्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पहली दो शिफ्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है। इस वीडियो में हम शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आप कहां से अरेंज कर सकते हैं? जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप चाहें तो गूगल से भी इन क्वेश्चंस को अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस के नाम से, ये देखिए लिखा हुआ है, अब आप इस टेलीग्राम चैनल पे जा करके भी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, वहां से भी उन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। जी, आपके सामने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़िए। दीप वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड है। आपको बताना है कि अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर है तो वो कहाँ हो सकती है। एरर तो है ही, अगर एरर ना होती तो नो एरर का भी कोई ना कोई ऑप्शन होता। तो एरर तो है ही, आपको ये बताना है कि ये जो एरर है ये कहाँ है। पढ़िए, दीप वॉक्ड डाउन द रोड, मतलब दीप ने क्या किया ना, रोड पे गया। वो एक जो है धीरे धीरे जो रोड का निचला एरिया है उधर की ओर वो गया। विदाउट लुकिंग एनीबडी, बिना किसी की ओर देखे। जब आप किसी को देखते हैं ना तो केवल लुक नहीं लगाते सर, क्या लगाते हैं? लुक एट लगाते हैं। इसी चीज की यहाँ पर कमी है। हाँ, लुक एट मी, मुझे देखिए, लुक मी नहीं, लुक एट मी होता है, तो वो एट मिसिंग है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चूंकि वीडियो को प्रीमियर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसे मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है और अब आपके सामने है, तो फिर आप जो है लाइव चैट में लगातार अपने क्वेश्चंस को अपना जो आंसर है उसे मैसेज करते रहें। साथ ही साथ जो क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को भी मैसेज करते रहें। मैं ज़रूर पैरेलल में आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व करता रहूँगा अगर आपको कोई डाउट है तो। जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो सकता है। नेग्लिजिबल है, नेगोशिएट है, नेसेसरी है और नुआंस है। अब देखिए, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग सही है, नेगोशिएट की स्पेलिंग गलत है। नेगोशिएट में क्या होता है, NEGO के बाद TIATE लगता है। यहां पर C लिखा है ना, T लगाना चाहिए। शिएट है, नेगोशिएट, सीएट नहीं है, सीएट नहीं है। हाँ, जैसे एसोसिएट एक वर्ड होता है, एसोसिएट होता है, सीएट, सी सड़क वाला, और नेगोशिएट में शीएट है, तो शाह है, इसलिए टी लगाना चाहिए। नेगोशिएट का मतलब मोल भाव करना होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। She said to me, what time is your flight tomorrow? कल जो फ्लाइट है तुम्हारी उसका टाइम क्या है, ये तो बताओ, किस टाइम पे कल तुम्हारी फ्लाइट है। अब देखिए, एक चीज ध्यान से देखिएगा, कुछ ना करिए, इज को बदल करके वॉज करिए। ये देखिए, यहाँ पे इज है गलत, यहाँ पे विल भी है, यहाँ पर वॉज है, यहाँ पे वॉज है। इनमें से किसी को चूज कर लीजिए। She asked me what time, that what time, ये that गलत है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड को ही तो कंजंक्शन बना दिया जाता है।
तो वॉट खुद ही कंजंक्शन है, ऐसे में दैट की फिर से क्या जरूरत पड़ेगी, तो दैट को हटा दीजिए। वॉट टाइम लिखा आपने, फिर योर फ्लाइट को माई फ्लाइट कर दीजिए और इज को बदल के वॉज कर दीजिए, टुमारो को बदल करके द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे कर दीजिए। इस आधार पर ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाई अ न्यू वन। आपको बताना है कि इसमें कहीं कोई गलत तो नहीं है, इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, इस हिस्से को ठीक। ये बताने से पहले मैं आपको एक फ्रेज बताता हूं, वेयर आउट। वेयर का मतलब होता है पहनना, क्या होता है सर, पहनना। वेयर आउट का मतलब है किसी चीज का आप इतना इस्तेमाल करिए कि वो जर्जर हो जाए, खराब हो जाए, समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे घर में टॉवेल यूज की जाती है, अगर टॉवेल बहुत पुरानी हो तो वो बहुत ही पतली हो जाती, छनने लगती, तो वॉर्न आउट कहा जाता है। जो पुराने कपड़े होते हैं, जो फटे पुराने हो सकते हैं, वो वॉर्न आउट कहे जाते हैं। शूज बहुत ज्यादा पुराने, हील उनकी खराब हो चुकी है, मतलब फट से गए हैं, तो वॉर्न आउट कहे जाएंगे। सेंटेंस कह रहा है कि मेरे जो शूज है बहुत पुराने हो गए हैं, खराब हो गए, फट गए हैं, इसलिए मुझे नए खरीदने पड़े। क्या खरीदने पड़े सर, शूज खरीदने पड़े सर। शूज के लिए आप वन की सिंगुलर फॉर्म लगाओगे या वन की प्लूरल फॉर्म लगाओगे, सोच के देख लो सर। शूज तो प्लूरल में है ना, तो वन की प्लूरल फॉर्म लगाइए। वन की प्लूरल फॉर्म ONES होता है। जैसे बुक लिखा हुआ हो, अब बुक के लिए अगर आप लिखना चाहो तो वन लिख सकते हो, लेकिन कल को अगर बुक्स लिखा हो तब इसके लिए तो वंस लिखोगे ना। क्या लिखोगे सर, वंस लिखोगे। तो वही आपको करना है, ध्यान से देखिए। वंस के साथ ए क्यों लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। वंस जो कि प्लूरल है तो आर्टिकल ए के साथ उसका क्या तालमेल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यहां पर वन की प्लूरल फॉर्म को गलत लिखा गया, ONE' थोड़ी ना वन की प्लूरल फॉर्म है। क्या करना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, वन का प्लूरल फॉर्म वंस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ये एक बड़ी ही पॉपुलर फ्रेज है, मेरे नोट्स में भी है ये फ्रेज। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है अपना ही झोंके रहना, अपनी ही बात कहते रहना। देखिए ट्रम्पेट का मतलब होता है भोंपू, वो जो बांसुरी टाइप की होती है ना, ऐसे बनी होती है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर आदमी उसे बजा रहा होता है, बड़ा सा ऐसे, उसको ट्रम्पेट कहते हैं। अब आप समझिए जो बड़े बड़े बाजे होते हैं, अगर वो कोई प्ले कर रहा हो तो क्या किसी और की आवाज सुनाई पड़ेगी। आप शादी बारात में जहां पर डीजे हो रहा होता है, हाँ, जहां पर भूपू बज रहा होता है, वहां पर अगर दो लोग आपस में बात करना चाहें तो क्या संभव है बात हो जाए, नहीं। आवाज ही उस ट्रम्पेट की इतनी ज्यादा होती है कि अपनी आवाज नहीं आएगी, है ना। तो जब कोई अपनी ही ट्रम्पेट बजाए रहे, मतलब अपना ही राग अलापे रहे, अपना ही भोंपू बजाए रहे, अपनी ही बात कहता रहे और दूसरे की सुने ही ना एक तरीके से, तो फॉलो अदर्स, प्रेज वन सेल्फ, कंडेम अदर्स, बी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब है स्वयं के भरोसे रहना, रिलायंट मतलब भरोसे से, स्वयं के भरोसे रहना। आत्मनिर्भर जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आत्मनिर्भर कह सकते हैं। कंडेम का मतलब है निंदा करना, तो दूसरों की निंदा करना। फॉलो अदर्स, दूसरों का अनुसरण करना। प्रेज वनसेल्फ, अपनी तारीफ करना, हाँ, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए SSC सीजल 2019 के प्री में पूछा गया और कितना सरल है, या यूं कहिए कितना पॉपुलर है, मुझे उम्मीद है आसानी से जरूर समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 क्या, अभी आगे ये क्लोज टेस्ट हो गया, तो 7, 8, 9, 10 और 11 अगले 5 क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट के होंगे। आइए पढ़ते हैं इनको, क्या लिखा हुआ है। वाटरमेलन, वाटरमेलन आप जानते हैं तरबूज को कहा जाता है, गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है, तरबूज लोग अब बहुत खाएंगे। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीकाज कलाहारी डिजर्ट, अफ्रीका का कोई रेगिस्तान होगा जिसका ये नाम है, वहां से वाटरमेलन की शुरुआत हुई। बिलीव इट, ध्यान से देखिए सर कितना इजी है, बिलीव इट नॉट, बिलीव इट और नॉट, चाहे मानो चाहे ना मानो, ये होगा बिलीव इट और नॉट, यकीन मानिए या फिर ना मानिए, मन हो तो बात मानिए, मन हो तो ना मानिए। बिलीव इट और नॉट, बिलीव मी और नॉट, ऐसे लोग बोलते हैं सर। तो और आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा।
बिलीव मी और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, जो पहली खेती है वाटरमेलन की, हार्वेस्ट का मतलब फसल से है, खेती से है, जो पहली खेती जो इतिहास में दर्ज है वाटरमेलन की, नियरली 5000 ईयर्स अगो एंड इन इजिप्ट, तकरीबन 5000 साल पहले इजिप्ट में पहली खेती की गई थी वाटरमेलन की, जो हमारे पास दस्तावेज हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास उनके मुताबिक। तो फिर अब आप समझिए वाटरमेलन हार्वेस्ट, कंटेन का मतलब तो एक जैसे कोई डिब्बा है उसमें बहुत सारी चीजें रखी तो वो कंटेनर कहा जाता है, तो ये क्यों करेंगे। प्रोड्यूस का मतलब है फल देना, तो हार्वेस्ट खेती की गई थी, फल नहीं दिया गया था। ठीक। डिस्कवर का मतलब कोई चीज को खोज करना। अकर, किसी भी घटनाक्रम का घटना अकर कहा जाता है। ये एक घटनाक्रम है ना जो घटा, ये एक इतिहास में घटा हुआ घटनाक्रम है, इसीलिए आप इसे अकर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो जो पहला वाटरमेलन हार्वेस्ट हुआ था वो 5 साल पहले हुआ था इजिप्ट में, एंड इज इन इजिप्टियन हेरोग्लिफिक्स ऑन द वॉल ऑफ देयर। अच्छा, ये कोई जगह है, दीवार सी है जहां पर इसका रिकॉर्ड बनाया गया है, इसे इंगित किया गया, दर्शाया गया है। ये जो वाटरमेलन की खेती हुई थी उसे दर्शाया गया था। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, डिपिक्ट दर्शाना, डाइवर्ट का मतलब रास्ते से भटक जाना, डिस्ट्रीब्यूट किसी चीज को बांटना, डायरेक्ट निर्देश देना। सर इसका रिकॉर्ड वहां पर है तो फिर डिपिक्ट का ही तो इस्तेमाल करना चाहिए आपको, है ना। इसका रिकॉर्ड है वहां पर तो डिपिक्ट, इसको वॉल्स पे दर्शाया गया है ना, इसको वॉल्स पे दर्शाया गया। ऑफ द ईयर बिल्डिंग्स, कौन सी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स हैं वहां की उनकी दीवारों पे इसके बारे में लिखा गया, दर्शाया गया, बताया गया। वो बिल्डिंगें आज की होंगी या बहुत पहले की होंगी, पुरानी होंगी ना, प्राचीन इमारतें होंगी। सर प्राचीन इमारतों को क्या कहते हैं, हाँ ऑब्सोलीट भी नहीं कहते सर। ऑब्सोलीट का मतलब तो जो चीज अब इररिलेवेंट है, चलन से बाहर है। पुरानी इमारतें ऑब्सोलीट नहीं होती सर। ठीक। ऑब्सोलीट का मतलब होता है जैसे कोई जैसे 50 पैसे का सिक्का अब नहीं चलता तो वो ऑब्सोलीट हो गया, समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे किसी प्रकार की कोई मशीन अब नहीं चलती तो वो ऑब्सोलीट हो जाए। जैसे आजकल लोग जिलेट का वो जो ऑटोमेटिक शेविंग मशीन होती है ना, लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मशीनें जिसमें ब्लेड लगाओ, फिर उसे टाइट करो, फिर शेव करो, ऐसी मशीनें आजकल लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि सच मशीन्स आर ऑब्सोलीट नाउअडेज, ऐसे बोल सकते हैं। आउटडेटेड तो पुराना हो गया, एल्डरली मतलब बूढ़े से होता, लोगों के लिए इस्तेमाल करते। प्राचीन इमारतों को आप एंशिएंट बिल्डिंग्स कहेंगे। दिस फ्रूट वाज ऑफन, इस फल को अक्सर रखा जाता था, ऑफन प्लेस्ड। द बरियल टॉम्स ऑफ किंग्स, राजा जब मरते थे तो जो उनके मकबरे बनाए जाते थे, जो उनकी कब्रें बनाई जाती थी, जहां पर उनको दफनाया जाता था, उनके पास में उनके ऊपर ऐसा ही तो कुछ आएगा ना, है ना। किसी व्यक्ति को दफना दिया गया, दफनाने के बाद उसके बगल में भोजन रखा गया, ये मानते हुए कि उसमें आत्मा है और वो हो सकता है भोजन ग्रहण करे या कुछ भी। आप वो देखते हैं ना, एक टर्म है ममीज। ममीज को जब आप पढ़िए तो उसमें बताया जाता है कि ममीज में पैक कर दिया जाता था और अगल बगल में मसाले भी, ऑयल भी, बहुत कुछ रखा जाता था, समझ रहे हैं, ताकि ये माना जाए कि अगर उनका मन हो तो वो खाएं। फिर तो उनके बगल में रखा जाता होगा, इसको अलोंग कहते हैं। किसी भी चीज के बगल में कोई चीज रखी है, सटा करके रखी गई तो अलोंग बोलेंगे। हाँ, टॉम्स के अंदर तो होगा नहीं, या तो टॉम्स के ऊपर हो, टॉम्स के बाद भी नहीं होगा, टॉम्स के साथ भी नहीं होगा, टॉम्स के बगल में होगा, समझ रहे हैं ना, कब्रों के बगल में होगा। टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ, मौत के बाद का जो जीवन है वहां पर। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो भी लोग बात में जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री 2019 के टोटल 18 सेट्स। अभी तक हम 2 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरा लेक्चर है। आज हम सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश है कि 10 तारीख तक सारे सेट्स डिस्कस हो जाए, मतलब 11 तारीख को आपका पेपर, उससे पहले तक सारे सेट्स डिस्कस हो जाए। इसके तुरंत बाद हम एमटीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, हाँ, हवलदार की भी भर्ती उसमें आई है,
तो अभी जून में उसका एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे एमटीएस के पिछले 4-5 साल के जो भी सेट्स हैं हम उनको आपको डिस्कस करा दें। 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके जो भी सेट्स हैं हम उनको डिस्कस करा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, एक जगह जहां पर कपड़ों को रखा जाता है। एक अलमारी होती है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, उसे वार्डरोब कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वार्डरोब। कपड़े रखने की अलमारी को वार्डरोब कहते हैं। कॉफिन तो हम सर डेड बॉडी को कॉफिन बोलते हैं, उसके ऊपर जो कफन होता है उसको कॉफिन बोलते हैं। हैंगर एक प्लेस है शिप्स के लिए जहां पर जहाजों को वो क्या कहेंगे स्टेशन किया जाता है, मरम्मत की जाती, धुलाई की जाती है। हाँ, शाफ्ट एक होल को कहा जाता है, एक होल जिससे कोई चीज इधर से उधर जा सके। जैसे चिमनियां होती हैं, जैसे चिमनी ऐसे है, ऐसे चिमनी है, मान लीजिए ऐसे करके अरे कैसे बने, ऐसे करके मान लो है, तो आगे जाके ये ऐसे होगा ना, ये शाफ्ट है, इससे कोई चीज निकल के बाहर जाएगी, इसको शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, कोई कह रहा है हर वो चीज जो मुझे पसंद है खानी वो ऐसी है जिससे मोटापा बढ़ेगा। हर वो चीज जो मुझे पसंद है खानी उससे मोटापा ही बढ़ता है। ग्रामेटिकल एरर क्या है? हर वो चीज जो मैं खाना पसंद करता हूं, ध्यान से देखिए, एवरीथिंग की वर्ब है ये, तो एवरीथिंग की वर्ब तो इज होगी ना। हाँ, एवरीथिंग लिखा गया, फिर एवरीथिंग का रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा दिया गया। वैसे यहाँ पर विच होना चाहिए, फिर नियम है, वैसे यहाँ पर विच होना चाहिए क्योंकि किसी वस्तु के लिए विच आता है, लेकिन फिर एक नियम है कि ऑल, सम, फ्यू, मेनी, एनी, सम, लिटिल, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन सब के साथ दैट का ही चुनाव किया जाता है, इसीलिए एवरीथिंग दैट लिखा हुआ। अदरवाइज है ना, अदरवाइज जैसे आप द फूड विच, द फ्रूट विच, ऐसे तो विच आता है, लेकिन एवरीथिंग की वजह से दैट ही है। हर वो चीज जो मैं खाना पसंद करता हूं वो बहुत मोटापा बढ़ाने वाली होती, ये प्रॉपर्टी एवरीथिंग की है। एवरीथिंग एक वचन है, इसीलिए आर क्यों लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। विजिलेंट, विजिलेंट का क्या मतलब होता है? विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना। वो देखिए गांव में जैसे लाइट जलाने के लिए लोग तार फंसाते, कटिया जिसको कहते हैं, तो सतर्क रहते हैं कि जैसे ही पता चलता है कि विजिलेंस वाले आए हैं तुरंत लोग कटिया को खींच लेते हैं। विजिलेंस का मतलब ही होता है सर निगरानी। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी होता है, ठीक है ना। तो विजिलेंट होने का मतलब है सतर्क होना। क्या होना सर? सतर्क होना। अब अलर्ट का मतलब भी सतर्क होना, कॉशियस का मतलब भी सतर्क होना। ध्यान से देखिए सर, एंटोनिम बताना है, ये दोनों इसके सिनोनिम है। वैरी का मतलब भी होता है सर सतर्क होना। ये तीनों सिनोनिम है, तीनों सिनोनिम है। आंसर क्या होगा? रैश। रैश का मतलब है जब आप किसी काम को बहुत तेजी से करें, और इतनी तेजी से करें कि आप लापरवाही करें, ध्यान न दें। रैश ड्राइविंग होती है सर, लोग बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं और ध्यान नहीं देते कि वो रूल्स को तो नहीं ब्रेक कर रहे हैं, सिग्नल्स को तो नहीं तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, किसी को इंजर्ड तो नहीं करे दे रहे, ये तब ध्यान नहीं देते हैं वो, है ना। तो रैश का मतलब लापरवाही के साथ किसी काम को करना, और विजिलेंट का मतलब है हमेशा चौकन्ना रहना, सतर्क रहना। ये इसका आंसर हो गया। एक चीज और देख लीजिए, वेरी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, इस बात को याद रखिएगा। वेरी ऑफ समथिंग या वेरी ऑफ समबडी, अलर्ट होना जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम से रिलेटेड। आपको बताना है कि फ्लेक्सिबल का एंटोनिम क्या हो सकता है। फ्लेक्सिबल तो एक पॉजिटिव वर्ड है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है जब आप हर स्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं तो आप फ्लेक्सिबल हो गए। क्या हो गए सर? फ्लेक्सिबल हो गए। सपल सिनोनिम है, सॉफ्ट सिनोनिम। सॉफ्ट होने का मतलब जो चीज सॉफ्ट है आसानी से मुड़ सकती। सपल का मतलब ही होता है जो जिसमें इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता जिसको आप कह सकते हैं, इलास्टिक है जो, है ना, जो लचीला है, आसानी से मुड़ सकता है जिसको कह सकते हैं, जो बेंडिंग है एक तरीके से। स्टिफ होगा सर, स्टिफ का मतलब ही होता है सख्त। स्टिफ का मतलब होता है ऐसे अड़ियल, सख्त। एक फ्रेज है सर, ये फ्रेज भी है, स्टिफ नेक। नेगेटिव है हालांकि, स्टिफ नेक एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाता ही ना हो, लचाता ही ना हो, नीचे झुकता ही ना हो, अकड़ू आदमी को, फुल ऑफ एरोगेंस जिसमें हो, ऐसे व्यक्ति को स्टिफ नेक्ड भी कहा जाता है। अच्छा होना नहीं होता कि आप मतलब मारे अकड़ के कुछ देख ही नहीं रहे हैं, किसी को कुछ भाव भी नहीं दे रहे हैं,
है ना। तो स्टिफ इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्टेल का मतलब होता है बासी। क्या होता है सर? बासी। जिसे आप रॉटन भी कह सकते हैं, रैंसिड भी बोल सकते हैं। बासी, जो फ्रेश ना हो उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। गवर्नमेंट आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही शानदार है। फिल इन द ब्लैंक से है और वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक से है। एसएससी सीजन प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स, सरकार ने जो उद्योगपति हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको ये वार्निंग दी है कि वो क्या ना करें, ओनियंस की कालाबाजारी ना करें। कालाबाजारी करने का मतलब है उन्हें पहले भारी संख्या में कहीं इकट्ठा कर लेना, छिपा लेना, फिर महंगे दामों पे उन्हें बेचना। ये जो छिपा लेने को कहते हैं ना, जिसे कालाबाजारी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में होर्ड करना कहा जाता है। क्या करना कहा जाता है सर? होर्ड करना। जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के एक दो दिन पहले से कुछ फलों को होर्ड कर लिया जाता है, फिर उन्हें महंगे दामों पर बेचा जाता है। ठीक है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसको महंगे दामों पे बेचने के लिए पहले मार्केट से उसको शॉर्टेज उसकी करा दी जाती है, फिर एकदम से महंगे दामों पे उसे बेचा जाता है। तो इसको छिपाना कहते हैं, कालाबाजारी करना कहते हैं, इसको होर्ड बोलते हैं। कंबाइन का मतलब मिलाना है, ग्रॉस का मतलब इकट्ठा करना, बल्क का मतलब भी ज्यादा से होता है। होर्ड आंसर होना चाहिए। देखिए बहुत आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि आपको डेडिकेटेड वोकैब मालूम हो। समझ रहे कहां पे कौन से वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। मेरी नजर से देखिए, हो सकता है एक ऑप्शन जहां पे बल्क लिखा वहां पे स्टोर लिखा होता। क्या लिखा होता? स्टोर। तो स्टोर भी आंसर नहीं होता। हाँ, वैसे तो किसी चीज को रखना उसे स्टोर करना ही कहा जाता है, लेकिन कालाबाजारी की नीयत से रखना उसको स्टोर भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? होर्ड करना कहते हैं। तो ये डेडिकेटेड वोकैब है, जरूर आनी चाहिए। जितनी ज्यादा आएगी उतना मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। हिसिंग ऑलवेज, एरर तो है ही सर। ही के साथ आप सिंग क्यों लिखेंगे? सिंग में एस लगाएंगे ना सर। ही सिंग्स ऐसे बोलना चाहिए। ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, जब भी कभी वो नहाता है तो उस समय गाता जरूर है, तो क्या बोलना चाहिए? ही ऑलवेज सिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आदत है ना उसकी, तो वो हमेशा गाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस ई एस लगता है ना, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पैराजम्बल से है। 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आप बताइए इन चारों का सही ऑर्डर क्या हो सकता है? बड़ा ही सरल है। और क्या लिखा? ही देन, ये नहीं होगा। पहली बात, प्रोनाउन से एक तो शुरू नहीं होता, देन का मतलब तब, तब से भी शुरू नहीं होता। पहले कुछ बताओ तो उसके बाद बोलो तब, ये भी नहीं होगा। बी में देखिए ही लिखा, ये भी नहीं होगा। भी सी में लिखा हुआ है, इसी में से कुछ होगा सर। हाँ, इसी में से कुछ होगा। फिर आप रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए, 2 ऑप्शन सी से शुरू हुए हैं तो इनके सही होने की संभावना बढ़ तो जाती ही है ना। तो देखते हैं। भीम वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स, भीम अपने खेतों में गया हुआ था। When he spotted a rising disc shaped object, भीम अपने खेतों में गया था जब वहां पर उसको एक डिस्क टाइप का, वो जो छतरी टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होती, वो उसे दिखती है और वो वस्तु धीरे धीरे राइज कर रही होती, ऊपर की ओर उठ रही होती है, वो उसे नजर आती है। तो सी लगा दिया गया। एट फर्स्ट बी लगाई, पहले तो उसे लगा, एट फर्स्ट ही थॉट, पहले तो उसे लगा, वॉज ए स्टक काइट, कि वो एक पतंग थी जो कहीं फंस गई थी, तो हवा के चलते वो उड़ने की भी कोशिश में है ना। पहले तो उसे ये लगा, सी के बाद आप बी लगा दीजिए। आंसर मिल गया सर, मिल गया सर। पहले उसे ये लगा, फिर डी। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर, लेकिन जब वो और ऊपर की ओर उठा, वही डिस्क के शेप का जो ऑब्जेक्ट था, एंड एमिटेड लाइट, और रोशनी भी उससे जलने लगी, है ना, एमिटेड लाइट, और रोशनी भी उससे जलने लगी। He was shocked, वो दंग हो गया। He then called out to the people, by then only a red glow was visible in the sky, फिर उसने तुरंत चिल्लाया, लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक, जब तक लोग आए हैं तब तक आसमान में सिर्फ लाल रंग का उजाला ही शेष बता था, बाकी जो उड़न तस्तरी थी वो उड़ गई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है या नहीं, आप लाइव चैट में कमेंट्स के माध्यम से बताते रहें।
और निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा हो तो। 19 इम्प्लोर, बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत ही शानदार। हाँ इम्प्लोर, आपको इम्प्लोर वर्ड का सिनोनिम बताना, सीरियल 2019 प्री में आया हुआ वर्ड है। इम्प्लोर का मतलब है भीख मांगना, गिड़गिड़ाना जिसको कह सकते हैं, जिसे आप प्लीड करना कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना कह सकते हैं, अपील करना कह सकते हैं। ठीक, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, निवेदन करना जिसको कहा, निवेदन करना जिसको कहा जा सकता। अब कमांड, आदेश देना हो जाएगा, ऑनर, सम्मान देना हो जाएगा, प्लीड है गिड़गिड़ाना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। रिफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? मना करना। रिफ्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? मना करना एक तरीके से। तो इम्प्लोर का मतलब गिड़गिड़ाना है निवेदन करने से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, आपको सही ऑर्डर देना है इसमें। ये देख लीजिए, देख लीजिए, सी 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन, अरे हाँ 2 ऑप्शन बी से शुरू हुए, 2 ऑप्शन बी से शुरू हुए, तो इनमें से किसी के सही होने की संभावना तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर ये ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ। चैलेंजेस को मीट करने का मतलब है चुनौतियों का सामना करना। जो मजबूत लोग होते हैं वो जीवन में आने वाले चैलेंजेस का बहादुरी से सामना करते हैं। देखिए ब्रेवली एडवर्ब है, क्यों लगाया गया? क्योंकि वो सामना करते हैं बहुत ही बहादुरी से। मीट वर्ब की तारीफ में। एंड फेस हार्डशिप्स विद इक्वेनिमिटी, और मजबूती के साथ। इक्वेनिमिटी का मतलब है जब आपका धैर्य ना टूटे, है ना, भड़बड़ाए ना, छटपटाए ना, और बड़ी ही मजबूती के साथ वो चुनौतियों का सामना करते हैं। बी से शुरू करिए, बी के बाद एल भी लिखा, वो भी लगा दीजिए। इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस, चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि शारीरिक क्षमता भी हो। एंड्योरेंस का मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, जैसे कोई ऐसे ऐसे मार रहा हो आपको, तो आप एंड्योर कर सकें उसको। विच कैन बी बिल्ट विथ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, जो कि ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से हो सकती है। बी ए के बाद सी और डी देख लीजिए। हाउ एवर strength of character is a personality trait or a quality. Physical strength is the ability to cope with a physically challenging task. Yes, good, very good. B A के बाद D लगाइए सर, D, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाँ, इसमें A में फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की गई है, यहाँ पर लिखा भी गया है ना, फिजिकल एंड्योरेंस की बात की गई है। फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है? एक एबिलिटी है ताकि जो फिजिकली चैलेंजिंग टास्क है आप उनका सामना कर सके। कोप विद एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है तालमेल बिठाना, एडजस्ट करना, याद रखिएगा। कोप विद होता है, कभी कभी गलती से क्या किया जाता है? कोप अप विद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कोप अप विद। तो याद रखिए कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है। हालांकि जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, जो चरित्र की ताकत है, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है या क्वालिटी है, मानसिक मजबूती जिसको कहते हैं। तो सही ऑर्डर क्या है? बी ए डी और सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। समझ में आ रहा हो तो भाई बताते चले मुझे, कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन भी बताते चले, ठीक है ना। बहुत जल्द लाइव क्लासेस शुरू करेंगे हम, 2 से 3 दिन के भीतर ही लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। मुझे भी रिकॉर्ड करके पढ़ाने में वो मजा नहीं आती जो लाइव में ही पढ़ाने में मजा आती है। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक से है। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2019 में आया हुआ है। आपको बताना है कि रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल, इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। समझिए, छात्र असेंबली में इकट्ठा हुए, मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स हैं। असेंबली होने के बाद छात्र क्या करेंगे? अपनी अपनी क्लासरूम्स में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे सर? अपनी अपनी क्लासरूम्स में। ये जो अपनी अपनी क्लासरूम्स है
इसी को कहते हैं रिस्पेक्टिव। क्या कहते हैं? रिस्पेक्टिव। इसे क्रमशः भी कहा जाता है कई बार। इसका एडवर्ब वर्जन जो है वो होता है रिस्पेक्टिवली। क्या होता है सर? रिस्पेक्टिवली। जैसे 4 लोग स्लीपर्स उतार करके मंदिर के भीतर गए, चारों दोस्त थे। बाहर आने के बाद कोई क्या किसी की भी चप्पल पहन लेगा? नहीं ना, सब अपनी अपनी चप्पल को पहनेंगे, तो वो रिस्पेक्टिव स्लीपर्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? रिस्पेक्टिव स्लीपर्स। या मोबाइल फोन से एक जगह उन्होंने जमा किए हों, तो बाद में उन्होंने फोन जब लिए एक पॉलिथीन में उनको फोन्स वापस किए गए, तो कोई क्या किसी का भी फोन ले लेगा? नहीं, अपने अपने फोन्स को वो लेंगे, तो वो रिस्पेक्टिव कहा जाता है। ठीक, ये तीनों वर्ड सम्मान से रिलेटेड है। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है, बोलते नहीं सम्मानित, रिस्पेक्टेड सर, जिसका आप सम्मान करते हो, तो रिस्पेक्टेड भी बोलते हैं, सम्मानित बोलते हैं। रिस्पेक्टेबल का मतलब है सम्मान के योग्य। क्या होता है सर? सम्मान के योग्य, मतलब जिसको वैल्यू दी जाए, भाव दिया जाए। जैसे वनडे मैच में 300 प्लस स्कोर बना दिया एक टीम ने, तो वो रिस्पेक्टेबल टोटल हो गया, कि मतलब एक सम्मान दिया जाएगा। कोई व्यक्ति कहता है आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, तो वो ये उम्मीद करता है कि मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ, मेरी एक पहुंच है, मेरी एक विश्वसनीयता है और मैं सम्मान के योग्य व्यक्ति हूँ। आई एम अ रिस्पेक्टेबल वुमेन, आई एम अ रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मान से भरा हुआ। रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है कि आप बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं और आप हमेशा दूसरों से बहुत ही विनम्र होकर के बात करते हैं। ऐसे नमस्कार सर, रिस्पेक्टफुल होना इसको कहा जाता है। जब आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, बहुत ही दूसरे को जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप रिस्पेक्ट से भरे हुए रिस्पेक्टफुल कहे जाएंगे। तो रिस्पेक्टिव इसका आंसर हो जाएगा। मार्टिन ड्रेव अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। आपको बताना है इसका सही पैसिव क्या होगा। ड्रेव का पैसिव क्या हो जाएगा? वॉज ड्रॉन हो जाएगा, बस, या वर ड्रॉन हो जाएगा। बाकी पिक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वॉज ड्रॉन ही होना चाहिए। बस लो, गलत गलत गलत, ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी सीक्रेट को सबको बता देना। एक डलिया में बीन्स रखी गई हैं, ऐसे तो नहीं मालूम उसमें क्या है, लेकिन गलती से आपने वो गिरा दी तो सब जान गए इसमें क्या था। तो कोई सीक्रेट जो अभी तक, कोई बात जो अभी तक एक सीक्रेट थी, आपने सबको बता दी। स्पिल का मतलब ही होता है फैला देना, गिरा देना, जिसको कहते हैं गिव अवे अ सीक्रेट, है ना, किसी सीक्रेट को दूसरों को बता देना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। एक व्यक्ति जो बहुत कम बोलना पसंद करता हो। एक व्यक्ति जो बहुत कम बोलना पसंद करता हो, उसे क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंट बोलेंगे? कॉन्फिडेंट आदमी तो बहुत बोलना पसंद करेगा। रेटिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रेटिसेंट। जो आरक्षित है, जो शाई नेचर का है, जो बैशफुल है, जो कम बोलता है, इसे बैशफुल भी कहते हैं, शाई भी कहते हैं सर, रिजर्व्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिजर्व्ड भी कहते हैं, टैसिटर्न भी कहते हैं, टैसिटर्न भी कहते हैं। इलोक्वेंट का मतलब जो खूब बोल लेता हो। यहां ध्यान से देखिए, LOQ। LOQ का मतलब ही होता है टू स्पीक, बोलना जिसको कहते हैं। इलोक्वेंट जो अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे के आगे रख सकता है, जिसे आप ना आर्टिकुलेट करना कह सकते हैं। ठीक, क्या कह सकते हैं? हाँ, आर्टिकुलेट करना है। ऐसे लोगों को रिटोरिकल कहा जाता है। ठीक, एडमेंट का मतलब जिद्दी से होता है। किससे होता है सर? जिद्दी से, जिसको आप रिजिड बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं। स्टबर्न टाइप का जो हो, कैसा हो सर? जो स्टबर्न टाइप का हो, जो ऑब्स्टिनेट हो एक तरीके से, उसको कहा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज लिख लीजिएगा कहीं अगर ना मालूम हो। LOQ का मतलब बोलना होता है, रूट वर्ड है। TACTIC का मतलब होता है साइलेंट, हिडन, ये भी रूट वर्ड है। TACTIC देखिए लगा ना इसमें। ग्लोरियस, शानदार को कहते हैं ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, शानदार। सिनोनिम बताइए सर। स्प्लेंडिड हो जाएगा, अनयूजुअल तो बेकार, एनॉर्मस बहुत बड़ा जिसको कहते हैं, लेकिन उसका मतलब शानदार नहीं होता सर। ह्यूज हो सकता है, मैमथ हो सकता है, मैसिव हो सकता है, लेकिन एनॉर्मस का इस्तेमाल कई बार तो प्रॉब्लम्स के लिए भी होता है ना। स्प्लेंडिड शानदार, जेंटल का मतलब होता है सॉफ्ट, वो भी नहीं होगा सर। इस तरीके से हम ना सेट 3 यानी कि पहले दिन हुए पेपर का तीसरी शिफ्ट का हमने सेट सॉल्व कर लिया है। 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। जो भी लोग लाइव सेशन देख रहे हैं वो बताएं कि 25 में उनका स्कोर कितना आया, ठीक, वो चेक करें कि उनका स्कोर कैसा रहा, और अगर समझ में आया हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बता दें कि हाँ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 4 यानी कि अगले दिन की पहली शिफ्ट के पेपर को हम डिस्कस करते हैं। पहला इसमें जो वर्ड है, जो पहला क्वेश्चन है, ये ईडियम से रिलेटेड है। बैक टू द स्क्वायर वन, आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है। इस ईडियम का मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग होता है जहां से आपने शुरू किया था वहीं पर आप आ गए। सर स्क्वायर एक चौराहे को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? चौराहा। चौराहे से 4 रास्ते होते हैं तो उसे स्क्वायर कहा जाता है। इसका मतलब है जहां से शुरू किया था वहीं लौट के आ गए। एक चौराहे पर आप थे, आपको कहीं जाना था पर आपको सही रास्ता नहीं मालूम था, तो आपने अपने मन से या किसी के पूछने से एक टर्न ले लिया, लेकिन घूम करके अनजाने में आप फिर से उसी स्क्वायर पे आ गए क्योंकि आपको सही रास्ता तो मालूम नहीं था। तो जहां से आपने शुरू किया वहीं पर आप आ गए। दिस इज कॉल्ड बैक टू द स्क्वायर वन। क्या होगा सर? क्या होगा? कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, वहीं पर आ गए। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कोई पॉजिटिव फ्रेज नहीं है, इससे तो आपकी प्रोग्रेस हिंडर हो रही ना, तरक्की आपकी रुक रही है। तरक्की तो तब है जब आप आगे बढ़ जाए। ये जो फ्रेज है बैक टू द स्क्वायर वन, इसी का एक दूसरा वर्जन है ये बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब भी यही है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका भी मतलब है जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। जैसे आप एक पेज पर कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं पर वो अच्छा नहीं बना, तो आपने क्या किया? उसे ऐसे मिटा दिया, फिर से आप वहीं पर आ गए जहां से शुरू किया था। हाँ, जैसे आप मान लो मैंगो ही बना रहे हो और बड़ी देर से बना रहे थे, हैं, खूब ट्राई किया सही बन जाए सही बन जाए, नहीं बना तो आपने क्या किया? सब पूरा का पूरा मिटा, तो फिर से वहीं पे आ गए ना। तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाना। बैक टू द स्क्वायर वन सीजल 19 का क्वेश्चन है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सीजल 19। आपको बताना है यहां पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हो सकता है। कॉम्पिटेंस, कंज्यूमेशन, क्रोनोलॉजी। अमित शाह जी याद आ गए। क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है चेन ऑफ इवेंट्स, है ना, घटनाक्रम जिसको कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, समझौता जिसको कह सकते हैं। गलत है कॉम्पिटेंस। जो कॉम्पिटेंट होता है ना या कॉम्पिटिशन होता है उसमें COMP के बाद ई लगता है। क्या लगता है सर? पी, ई। फिर चाहे कॉम्पिटिशन लिखा हो चाहे कॉम्पिटेंट लिखा हुआ हो, लेकिन पी के बाद ई लगता है, ऐसे नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर, ठीक है ना। कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन, कंज्यूमेट एक वर्ड होता है। कंज्यूमेट का मतलब होता है जो अपनी फील्ड का एक माहिर व्यक्ति है, पढ़ा लिखा शिक्षित एक्सपर्ट है। अगले पे आते क्वेश्चन नंबर 3। टू फाइट ऑन अ बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। ये जो लिखा ना, फॉर द सेक ऑफ, के लिए, के लिए, के लिए, की खातिर, फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान की खातिर, फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड, की खातिर। लिखा है जंग के मैदान में उतरना, देश के लिए, देश की खातिर जंग के मैदान में उतरने के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है बताओ? क्या आवश्यक होता है? ताकत की आवश्यकता होती है, मजबूती की। सर स्ट्रॉन्गनेस कोई वर्ड ही नहीं होता, स्ट्रॉन्गनेस कोई वर्ड ही नहीं होता। स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है सर? स्ट्रेंथ होता है। ये इसका नाउन है स्ट्रेंथ। ये देखिए ग्रेट एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन की जरूरत है। स्ट्रेंथ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रेंथ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेंथ तो ठीक है पर ये क्या लिखा पढ़ो, अ लॉट्स ऑफ। याद रखिए सर, जब लॉट के आगे ए लग गया हो
तब लॉट में एस नहीं लगा सकते, तब आप आ लॉट लिखिए जाएंगे। खाली लिखा हो, ए ना लिखा हो, तब आप लॉट भी लगा सकते हैं, लॉट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ए आर्टिकल आ गया है तो लॉट्स नहीं लगा सकते। ठीक, तो कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ हम लगाएंगे नहीं, हम करेज भी तो लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, साहस की जरूरत होती है, ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना, तो ग्रेट करेज हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं आपने हो सकता है इसका विचार ना किया हो, क्योंकि आप सब जगह एक जैसे वर्ड्स देख रहे हो तो आपको लग रहा है करेज हो सकता है ना, पर क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। ट्रेजर, ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब तो संपत्ति से होता, ट्रेजरी नहीं होता, संपत्ति होता। टर्मोइल का मतलब उथल पुथल जिसको कह सकते हैं, केओस जिसको कह सकते हैं, ठीक है, टर्मोइल उथल पुथल। उथल पुथल, ट्रूथफुल सच्चा, ठीक, ट्रूथफुल सच्चा। इसकी स्पेलिंग गलत है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं, आप चेक कर लीजिए, बाकी स्पेलिंग तो इसी की गलत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई माया। ये जो वॉज रिटन है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, एक्टिव में सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक, तो रोट लगाइए कहीं पर, जहां पे रोट हो उसको लगाइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग बाद में सेशन में जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एसएससी सीजल 2019 प्री के 18 सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज का सेशन नंबर 2 है। पिछले सेशन में हमने पहला सेट और दूसरा सेट डिस्कस किया था, आज के सेशन में हम तीसरा सेट और चौथा सेट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी सीजल प्री 2021 के एग्जाम्स जो हैं वो अभी 11 अप्रैल से शुरू होने हैं, तो आप उन एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सकें इसलिए लगातार हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। CHSL 2020 में आए हुए 36 सेट्स हमने अंग्रेजी के ऑलरेडी डिस्कस करा दिए, मैथ्स के भी डिस्कस करा दिए गए हैं यही सेट्स। सीजीएल प्री 2020 के 21 सेट्स डिस्कस कराए जा चुके हैं, साथ ही साथ अब ये डिस्कस कराया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे मॉक्स हम डिस्कस कराते रहते हैं, मॉक्स देते रहिए, रिवीजन एसटी के माध्यम से करते रहिए। अभी देखिए आपका भला क्यों नहीं होगा, बहुत तेजी से आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी सर। हाँ, मैं जो ये लाइव सेशन लेता रहता हूं इनको लगातार आप अटेंड करिए, निश्चित रूप से आप में ग्रोथ होगी। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता से होता है, आजादी से होता है, एंटोनिम चाहिए सर। ये देखिए डिपेंडेंस हो जाएगा, यहाँ आप निर्भर है ना सर, जब निर्भर हैं तो कोई आपको गुलाम भी तो बना लेगा, जब आप निर्भर हैं तो कोई आपको गुलाम भी बना सकता है। कन्वीनियंस का मतलब तो सुगमता से। कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए, अगले 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के हैं, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 5 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये कहावत है, याद कर लीजिए। किसी को चोट लग जाए तो तुरंत अगर उसको टाका लगा दिया जाए तो हो सकता है 1 लगे, और अगर देर में लगाया जाए तो हो सकता है घाव और बढ़ जाए तो 9 टाके लगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मतलब चोट अगर लगी हो तो तुरंत अगर उसका इलाज हो जाए तो तकलीफ कम होती है, लेकिन अगर इलाज में देरी कर दी जाए तो कई बार इलाज भी अनसक्सेसफुल हो जाता है, और अगर सक्सेसफुल हो भी जाए तो तकलीफ तो बढ़ ही जाती है। ये लिखा, अब देखिए, दिस वाइज सेइंग, ये जो कहावत है, सजेस्ट, क्या सजेस्ट करती, इसका यही तो मतलब है कि प्रोएक्टिव होके काम करें, है ना, किसी भी कार्य में देरी ना करें कहीं से, इसका यही मतलब है। दैट एन एक्शन टेकन ऑन टाइम, समय पर लिया गया फैसला, वो भी कैसा फैसला, उचित फैसला, तो एप्रोप्रिएट बोलिए। सुपरफिशियल मतलब बेकार का, ऊपरी ऊपरी, ऑपोजिट उल्टा, रॉन्ग गलत, तो समय पर लिया गया सही फैसला, समय पर लिया गया सही फैसला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अरे हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तो समय पर लिया गया सही फैसला ऑन टाइम। टू रेक्टिफाई एन एरर, गलती को दूर करने के लिए, रेक्टिफाई मतलब सॉल्व करना होता है, गलती को दूर करना। रूल, आहा,
द पॉसिबिलिटी ऑफ accumulation ऑफ such errors, इससे ऐसी ही गलतियों की का ढेर बनने की संभावना कम हो जाती है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। अगर आप फैसला नहीं लेंगे समय पर और कोई गलती करेंगे तो गलती पे गलती करेंगे, गलती पे गलती करेंगे, फैसले नहीं लेंगे तो वो ढेर बन जाएंगे वो गलतियां, यही लिखा है। अगर आप फैसला लेंगे तो ऐसी संभावना समाप्त हो जाती है। एक फ्रेज है सर, रूल आउट, जिसका मतलब होता है खंडन करना, इनकार करना, है ना, खंडन करना, इनकार करना। अभी यूपी इलेक्शन से रिलेट करके हम बोलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की कोई पार्टी है, चुनाव में वो समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनती है। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद ये एक र्यूमर फैलता है कि राजभर जी की जो पार्टी है वो बीजेपी का हिस्सा बनने जा रही, एनडीए अलायंस का हिस्सा बनने जा रही। तो उन्होंने कहा ये झूठ है, ये मनगढ़ंत है। तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना के होने से इनकार किया, तो रूल आउट किया। क्या किया सर? रूल आउट किया, रूल आउट किया। जैसे एक हवा उड़ जाए कि लॉकडाउन लगेगा फिर से, तो गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, रूल आउट कर दिया गया, तो खंडन कर देना। इन एंड फ्यूचर ऐसी समस्या इकट्ठा नहीं होती और फ्यूचर में जो नुकसान हो जाता है वो नहीं होगा। तो फ्यूचर फैसिलिटीज क्यों करोगे? एडवांटेजेस कहाँ है सर? क्वालिटीज का नुकसान होगा ना सर इन समस्याओं से, तो फ्यूचर डैमेजेस से आप बच सकते हैं। विजडम देयरफॉर, इसीलिए कहा जाता है कि जो योग्यता है, जो बुद्धिमत्ता है, लाइज इन करेक्टिंग द एरर, बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप गलती को सुधारें, गलती को करेक्ट करें। एज सुन एज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। बुद्धिमत्ता इसीलिए इसी में है कि जैसे ही कोई गलती घटे हो आपसे, जैसे ही कोई गलती हुई हो और आपको पता चले, आप उस गलती को दूर करें, उसे करेक्ट कर दें। जैसे ही वो गलती डिस्कवर हो, मैनेज हो, प्रपोज हो, इन्वेंटेड हो। पहली बात, आविष्कार नहीं होता गलती का, प्रपोज प्रस्ताव नहीं रखा जाता, मैनेज करने की बात नहीं सर। गलती आपको दिखी, गलती आपको दिखी तो गलती को आपने डिस्कवर किया। गलती तो थी पहले से ही, दिखी आपको। डिस्कवर और इन्वेंट में क्या अंतर है? कुछ नहीं है और उसे बनाया गया तो इन्वेंट है, कुछ था पर दिख नहीं रहा था तो उसे डिस्कवर किया गया, ठीक है ना। तो गलती तो थी, उसे वो दिख नहीं रही थी, आपको फिर दिख गई। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द टू ग्रो। हाँ, इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप गुनाह को, गलती को, भूल को, समस्याओं को बढ़ने दें, पनपने दें। एक फ्रेज भी है, डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, अपने पांव के नीचे घास जमने ना दे। मतलब वो चीज जो कल को आफत बन सकती है उसे आज ही खत्म कर दे। निप समथिंग इन द बड भी इसी को कहते हैं। इसका सही आंसर है मैलेडी। मैलेडी के दो अर्थ होते हैं, एक बीमारी और दूसरी समस्या, एक बीमारी और दूसरी समस्या। मेलोडी का मतलब तो, मेलोडी तो आप जानते ही हैं, स्वाद को कहते हैं, मधुरता को कहते हैं। हाँ, कोई अच्छा गाना हो तो उसे भी मेलोडी कहा जाता है। पैरोडी, कहानी, रेमेडी, बचाव जिसको कह सकते हैं। नहीं, आप ग्रो किसे ना होने दें, आफत को, समस्या को ना पनपने दें। एंड टेक हेस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट, है ना। इस तरीके से ऐसा ना हो कि समस्या को आप पनपने दें और बाद में फिर जल्दबाजी में फैसले लें। नहीं, समय पर फैसला लें, सोच समझ कर फैसला लें। ठीक, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, जब आपने खुल के कह दिया ना मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। हाँ, किसी के मुंह पर ये बोल देना कि मैं आपकी बात नहीं मानता। तो ये जो ओपन रिफ्यूजल है कि आप किसी की बात नहीं मानेंगे, उसको क्या कहते हैं सर? उसको डिफायंस कहते हैं। ये तीनों वर्ड तो इसका उल्टा है सर। कंप्लायंस का मतलब है नियम का पालन करना, अडेरेंस का मतलब होता है नियमों के साथ चलना, ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी बनना। तो ये तीनों एक जैसे वर्ड है। डिफायंस का मतलब होता है किसी के आदेश का पालन ना करना। एक फ्रेज होती है, ये लिख लीजिएगा, बिड डिफायंस टू। ये फ्रेज है, इसका मतलब ही होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। इसकी एक फ्रेज और भी है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ। डेड हीट, बहुत बढ़िया फ्रेज है सर। ये नया फ्रेज है, मैंने इतने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, फ्रॉम 2011 पहली दफा मैं इस फ्रेज से टकरा रहा हूं। बता सकते हैं तो बताइए।
आपके सामने एक बहुत ही शानदार फ्रेज है डेड हीट। ये फ्रेज सीरियल प्री 2019 में आई हुई फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई कंपटीशन इतना इतना बढ़िया चला हो कि कोई जीता ही ना हो, टाई हो गया हो, मैच ड्रॉ हो गया हो, उसको कहते हैं डेड हीट। क्या कहते हैं सर? डेड हीट। ये होगा सर क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। हाँ, प्रतियोगिता जो इतनी करीब रही हो कि कोई विनर ना पता चला हो, टाई हो गया मैच, ड्रॉ हो गया मैच, उसको डेड हीट कहते हैं। हीट का मतलब गर्मी तो होता ही सर, हीट का मतलब रेस से भी होता है, प्रतियोगिता से भी होता है। याद रखिएगा, हीट का मतलब प्रतियोगिता से। सो डेड हीट एक ऐसी प्रतियोगिता जो बेकार रही, मर गई, डेड रही। क्यों? कोई प्रतियोगिता जब हुई तो उसमें अगर पता चला कि ये विनर है या फिर ये लूजर है या फिर ये विनर है ये लूजर है, तो उस वो प्रतियोगिता संपन्न हुई, माना जाएगा प्रतियोगिता कराने का कोई फायदा निकला। ये तो डेड हीट है ना, कोई इसमें विनर हुआ ही नहीं, ये तो मरी हुई प्रतियोगिता एक तरीके से, जिसमें कोई विनर निकला ही नहीं, यानी कि प्रतियोगिता ड्रॉ रही, टाई रही। ये इसको समझाया जाने का तरीका था। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। रिवेयर का आपको क्या बताना? सिनोनिम बताना। रिवेयर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, यही सिनोनिम है सर। कंडेम का मतलब निंदा करना, एंजॉय का मतलब मौज लेना, रिपीट दोहराना, निंदा करना। ठीक, हाँ, रिस्पेक्ट हो जाएगा, सम्मान करना, जिसको आप प्रेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? प्रेज भी बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉय विच स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस। एरर बताइए सर जिसमें एरर हो। लड़के के लिए विच कब से आने लगेगा? यही एरर है। कोई लड़के के लिए विच कब से आने लगेगा सर? वो लगाइए सर। वो लड़का जिसने पैसा चुराया था उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। कहां गया? विच गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 16 का ये प्रिवेंट कितना इजी है, रोकना। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है? रोकना। सिनोनिम बताना है सर, क्या होगा सर? कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, अलाउ जाने देना, ये तो उल्टा हो जाएगा। प्रोवोक भड़काना नहीं, अवर्ट का मतलब टालना। क्या होता है? टालना। तो प्रिवेंट मतलब रोकना, अवर्ट मतलब भी टालना, टालने का मतलब रोकना। ठीक, तो ये हो जाएगा। अवर्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका इस्तेमाल वही होता है उस घटना को टालने के लिए जिसके होने से आपको नुकसान हो जाए, जिसके होने से, जैसे लड़ाई को अवर्ट की, जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अच्छी बात तो नहीं है, बेहतर होता कि किसी न किसी माध्यम से इस युद्ध को टाल दिया जाता, अवर्ट किया जा सकता था तो बेहतर रहता। 17 का शी बताइए। शी ऑफर्ड ऑन, शी इंसिस्टेड ऑन, शी सजेस्टेड ऑन, शी रिक्वेस्टेड ऑन। बताइए क्या आंसर है? आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन सीरियल प्री 2019 में आया हुआ है। ये डेडिकेटेड वोकैब पे बेस्ड है, वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स पे है। इसमें जिस भी शब्द का हम चुनाव करेंगे उसी का चुनाव किया जाता है ऐसी परिस्थिति में। ये इसका जवाब। ठीक, सही आंसर क्या है कि उसने ऑफर किया कि वो रेस्टोरेंट का बिल भरेगी, जोर दिया कि वो भरेगी, सुझाव दिया कि वो भरेगी, रिक्वेस्ट किया कि वो भरेगी। ये क्या लिखा है सर? ऑन। फ्रेज है सर इंसिस्ट ऑन, फ्रेज है सर इंसिस्ट ऑन। किसी बात पर जोर देना, किसी काम को करने पर जोर देना, बार बार बोलना। जैसे एक बच्चा फादर से अपने बोल रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, कौन वाली आइसक्रीम चाहिए? पापा बोल रहे हैं अभी रुको, कुछ और सामान खरीदना है, वो सामान खरीद लें फिर आइसक्रीम दिलाते हैं। ठीक, लेकिन बच्चों में सब्र कहाँ होता है? 1-2 मिनट का, फिर बोला पापा मुझे दिलाओ ना आइसक्रीम, फिर बोला वेट 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 फॉर अ मिनट, मैं कुछ बाई कर लूं फिर दिलाता हूँ। 2-3 मिनट के बाद फिर उसका धैर्य टूट गया, पापा प्लीज दिलाओ ना। तो ये जो बार बार वो कह रहा है विद इन 5 और 10 मिनट्स, वो 10-20 बार बोल रहा है, दिस इज कॉल्ड टू इंसिस्ट। हाँ, इंसिस्ट के साथ ऑन भी लगता है, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, इंसिस्ट ऑन सेइंग समथिंग, ये होता है। तो किसी भी कार्य को करने पर, किसी भी बात के होने पर जोर देने के लिए इंसिस्ट लगाते हैं और इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपको समझ में जरूर आया होगा। डेडिकेटेड यूज ऑफ वोकैब आना बहुत जरूरी होता है और अनफॉर्चुनेटली छात्रों को ये नहीं मालूम होता कि इस पर्टिकुलर शब्द का ये पर्टिकुलर यूज है। मालूम हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं सरल हो सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। हाँ देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है प्रेपोजिशन पे बेस्ड है। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, जब शक्ल सूरत बहुत ज्यादा मिले। मेरे दोनों बेटों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है, मुझे तो लगता है आगे चल के इतनी ज्यादा मिलती है कि वो एक जैसे नजर आएंगे, तो रिजेंबल करना इसको कहा जाता है। ध्यान किस चीज को देना है कि रिजेंबल के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता, रिजेंबल के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता। तो रिजेंबल समथिंग, रिजेंबल समबडी, जैसे कहीं पे एक टावर बना हुआ है, उसके जैसा ही एक और टावर कहीं पे बना दिया गया तो रिजेंबल समथिंग हो गया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा है तो रिजेंबल समबडी हो गया। कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। याद रखिए कि रिजेंबल के बाद कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। उम्मीद है समझ में जरूर आ रहा होगा, आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। मुश्किल को 5-6 क्वेश्चन बचे, फटाफट कर लेते हैं, देखते हैं कहां पे आप जा रहे हैं। ब्रॉड का मतलब बड़ा होता है, चौड़ा, ब्रॉड माइंडेड नहीं होता। एंटोनिम चाहिए, लॉन्ग नहीं होगा, लार्ज नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, नैरो होगा, सकरा जिसको कहते हैं। 20 द ग्रूम स्टूड बिफोर द एटलस ऑल्टर एटिक, और ये वाला ऑल्टर, बताइए क्या लगता है क्या होगा, बताइए क्या लगता है क्या होगा। मैं रुका हुआ हूं थोड़ा सा। डेडिकेटेड वोकैब पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। ये अच्छी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। डेडिकेटेड वोकैब पे बेस्ड क्वेश्चन है। करिए, आपके सामने एक बहुत ही शानदार सेंटेंस है। ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक से लिया गया है और ये सीजियल प्री 2019 की एक शिफ्ट में आया हुआ है। 2019 ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा, दूल्हे को ग्रूम कहते हैं। स्टूड बिफोर, खड़ा होता है सामने, किसके सामने खड़ा होता है, एक जो मंच होता है उस मंच के सामने। वो जो दूल्हा दुल्हन की शादी होती है एक मंडप से, है ना, जयमाल पड़ता है एक स्टेज पर, उस स्टेज को ऑल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑल्टर। ऊंचाई पे बनाया जाता है वो। हाँ, आप इसे चर्चेस से ज्यादा रिलेट करिए। चर्च में क्या होता है, वो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ पकड़ के जाते हैं, है ना, दूल्हा जो है हाथ पकड़ के उसको मंच पे ले जाता है, उसको ऑल्टर बोलते हैं। अभी हिंदुओं में भी यही होने लगा है। अभी तक क्या होता था कि दूल्हा जो है जयमाल वाले स्टेज पर बैठा रहता था, दुल्हन ऊपर स्टेज पे आ जाती थी, फिर दोनों खड़े होते थे, जयमाल पहना देते थे। अभी क्या हो रहा है कि दुल्हन जब स्टेज के पास पहुंचने वाली होती है तो फोटोग्राफर्स होते हैं, वो दूल्हे को बोलते हैं कि आप खड़े हो और दुल्हन का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पर बुलाएं, तो वो ऑल्टर पे लाएं एक तरीके से। ये वाला ऑल्टर होगा। एटलस तो मैप को कहते हैं, एटिक आप अटारी को कहते हैं। अटारी नहीं होती, अटारी छत, छोटी मिनी छत जिसको बोलते हैं। इस ऑल्टर का मतलब बदलना होता है, ठीक। तो जो मंच होता है, पूजा का स्थान होता है, उसे ऑल्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, स्वयं किसी व्यक्ति का बर्ताव जिन सिद्धांतों पर टिका रहता है उन सिद्धांतों को क्या कहते हैं, एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स, आपके भीतर एथिक्स होते हैं जिस आधार पर आप कोई काम करते हैं, तौर तरीका, बर्ताव, बिहेवियर जिसको बोलते हैं। इंट्यूशन का मतलब है अंदर से एक आवाज आ रही कि ऐसा होगा, इंट्यूशन इसको कहते हैं। एटीट्यूड तो अलग बात हो गई। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दिमाग से संबंध, आप जिस तरीके, जो आपके सिद्धांत है ना जिसके आधार पर आप चलते हैं, उनको एथिक्स कहा। 22, आपको सही ऑर्डर देना है। इवेंचुअली, अंततः, इवेंचुअली यहां से नहीं शुरू होगा, यहां से शुरू, यहां से देखिए, शी प्रोनाउन, शी प्रोनाउन, शी प्रोनाउन क्यों शुरू होगा सर, रामा से शुरू करो, गर्ल, नाउन से शुरू करो, डी वाला ऑप्शन आंसर होगा। ये लो, मिल गया। कुछ पढ़ना ही नहीं है सर, देखिए कुछ नहीं पढ़ा, 10 सेकंड नहीं लगा, हो गया। रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, वो गरीब लड़की थी, डी के बाद सी लगा दिया। उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी ताकि अपना ग्रेजुएशन वो पूरा कर सके। उसने क्या किया, डीसीबी, उसने क्या किया, इंगेज किया अपने आप को, अर्न व्हाइल यू लर्न,
ये कोई स्कीम होगी। अर्न वाइल यू लर्न, पढ़ाई करते समय कमाएगी, ताकि उसके कॉलेज में ऐसी स्कीम आएगी। अंततः वो अपनी एडवर्सिटीज मतलब मजबूरियां, एडवर्सिटी मतलब परेशानियों को कहते हैं एडवर्सिटीज, और ओवरकम करने का मतलब है निजात पाना, हरा देना। अंततः उसने अपनी परेशानियों पे निजात पाई और सफलता हासिल कर ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। द टीचर कमांडेड, सर कमांडेड आदेश देना वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, पैसिव होगा वॉज वर और थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स के हिसाब से वर और थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अच्छा आई एम सॉरी, माफ करिए, नरेशन से रिलेटेड है। डोंट शाउट, ये हो गया सर। ऑप्शन नंबर बी इंपेरेटिव सेंटेंस था। 24 सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। ग्रामेटिकल एरर बतानी, ये देखिए यहीं पे एरर है। वन ऑफ द बेस्ट जब बोला जाए तो आगे का नाउन प्लूरल नहीं हो जाएगा, वन ऑफ द के बाद का नाउन प्लूरल हो जाता है। सबसे अच्छे कॉलेजेस में से, सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, डी ऑप्शन। सेकेंड लास्ट है सर, अपना अपना आंसर जो टोटल नंबर हो वो कैलकुलेट कर लीजिए सर, आउट ऑफ 25 कितना। फिर आप चाहें तो बता सकते हैं कि दोनों सेट्स में यानी कि 50 में मिला करके कितना हुआ है। ठीक, 25 पहले के 25 अभी के। देखिए करेक्ट ऑर्डर देना है आपको। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, लो गलती से इसका ऑप्शन नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। यस डेफिनेटली, यहां से शुरू करेंगे बी से। वेयर आर यू गोइंग द फादर आस्क्ड, पिताजी ने पूछा कहां जा रहे। ठीक, वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर रीटू एंड गीता, ए लगा दीजिए। दोनों ने बताया कि हम मार्केट जा रहे हैं। टेक योर अम्ब्रेला, टेक योर अम्ब्रेला, इट्स गोइंग टू रेन। सी यस डेफिनेटली, डी विल रिप्लाई इट, यस डेफिनेटली विल रिप्लाइड द टू, इस तरीके से बात। ठीक, तो इसका नंबर सबको दे देते हैं अगर, तो बताइए क्या स्कोर होगा। बताइए क्या स्कोर हो। देखिए इस तरीके से आज का ये सेशन ओवर हो जाता है। 4 सेट्स हो गए, कल की क्लास में अगले और 2 सेट्स करेंगे। 10 तारीख तक, 11 से एग्जाम शुरू हैं, 10 तारीख तक सारे सेट्स डिस्कस कर दिए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो सेशन को लाइक करें और फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कैसा लगा, जरूर बताएं कैसा लगा। और एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है सर, एमटीएस का प्रैक्टिस बैच जो है यूट्यूब पर जल्द से जल्द शुरू होगा। 10 तारीख के बाद से कभी भी शुरू किया जा सकता है, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, प्रैक्टिस बैच में हम क्या करेंगे, एमटीएस के पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एमटीएस से रिलेटेड। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, थैंक यू। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।